बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। 24 नवंबर यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक सख्त दिन था। बावजूद इसके कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये अपील की थी कि वो संगजानी पे बैठ जाए और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, लेकिन ज़िद से और स्टबरनेस से भरपूर जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसने ये फ़ैसला किया कि उसे डी चौक जाना है। उसके बाद ज़ाहिर है कि कानून हरकत में आया और जब इनको डी चौक से निकाल बाहर किया गया तो उसके बाद एक नया बयानिया इस जमात की जानिब से शुरू हुआ और उस बयानिया की जो बुनियाद थी वो झूठ पर मबनी थी, वो फेक न्यूज़ पर, वो जाली ख़बरों पर मबनी थी। न सिर्फ यहाँ बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कुछ शेयर होता रहा उसके बारे में तो तौबा भली ही कहा जा सकता है कि ये जो कुछ उन्होंने कहा। बहरहाल पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम जब आएगा तो मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो इस वक्त माशी अशारिये सामने आ रहे हैं, उन माशी अशारियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो रुपया जो है वो अब मुस्तहकम है, यानी डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर इंतहाई मुस्तहकम है और ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला इसी तरह चला आ रहा है। स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट, जैसे कि हमारे इस फोरम पे पहले भी इस बात का जिक्र किया गया कि ये स्टॉक मार्केट ज़रूर 1 लाख पॉइंट से ऊपर जाएगी, इसका 100 इंडेक्स, और वो साबित हो गया, वो वही कुछ हुआ। लिहाजा ये साबित कर रहा है कि जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर एतमाद करना चाहते हैं। लेकिन अब इस एतमाद को अगर हम जहन में रखें और माशी डायरेक्शन को अगर हम जहन में रखें तो बहरहाल इसके सामने अब भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। पाकिस्तान की तमाम जो मैच्योर सियासी जमातें हैं वो इस बात को बेहतर समझती हैं कि जो मईशत का बेहतर होना है ये किसी सिर्फ एक जमात के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि ये अपोजिशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन की भी एक सूबे में हुकूमत है। इस जो सूरत हाल अब बनी है, जो इंतशार और पुरतशद्दुद सियासत की जो तहरीक इंसाफ ने बात की है, अवाम ने उसे यकसर मुस्तरद किया है और इवन के जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इंतशार और पुरतशद्दुद सियासत के हक़ में किसी तौर पे भी नहीं हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है, मौलाना फजलुर रहमान भी कई बार इस्लामाबाद आए, लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स उनके साथ थे, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, बल्कि वो तो जब वापस जाते हैं तो जो जहां वो बैठे होते हैं उस जगह की वो सफाई भी करके जाते हैं। उनका फॉलोअर इतना ट्रेंड है और उनकी यही सियासी तरबियत है। लिहाजा हुकूमत में होते हुए अगर कोई सियासी जमात मौजूद है तो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर उसको ये समझना होगा कि वही जमात फिर अगले साल या इलेक्शन के नतीजे में अपोजिशन भी उसकी शक्ल इख्तियार कर सकती है और अपोजिशन में भी जा सकती है। लिहाजा अपोजिशन में रहते हुए भी एक मस्बत किरदार अदा किया जा सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा नहीं हुआ। 24 नवंबर के हवाले से अब वजारत दाखिला की भी तफसीली रिपोर्ट आज जारी की गई है और उसमें जो अहम नुकात हैं उसमें यह कहा गया है कि एक तो पाक फौज का जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन थे उनसे कोई बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी मुलव्विस थे, जो बराह रास्त साबिक वजीर तहरीक इंसाफ के मुराद सईद की ज़ेर निगरानी ये सब कुछ कर रहे थे। इसके साथ साथ उस असलहे का भी जिक्र किया गया है तफसील से कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो इस्तेमाल हुआ, और इसके साथ साथ 3 रेंजर्स, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 232 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये वजारत दाखिला की रिपोर्ट थी। तो लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि क्या मुल्क इसी तरह चलता रहेगा और क्या अपोजिशन यही कुछ करती रहेगी? रियासत जो है वो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। लिहाजा आज हम अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि ये जो तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता हफ्ते 24 नवंबर को जो एहतजाज किया उससे उसने क्या हासिल किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं माशीकार शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर गोरसी साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, आपको भी खुशामदीद। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा कारदार, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। बाबर गोरसी साहब, सियासी मामले की अगर हम पहले बात करें, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे हम करेंगे।
अब वजारत दाखिला की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कह दिया है कि क्या कुछ होता रहा, बावजूद इसके कि इनको ऑफ़र किया गया कि आप संगजानी में बैठ जाएं। इस वक्त मुल्क में बेलारूस के सदर मौजूद हैं, उनका वफ्द मौजूद है, चीन का वफ्द मौजूद है। आप नहीं समझते कि इस सेंसिटिविटी को जहन में रखना चाहिए था तहरीक इंसाफ को? जावेद साहब, आपने बहुत सही बात की है कि बाकी देखें, आपके पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब आपके एक प्रेसिडेंट हैं वो बेलारूस के यहाँ पे आए हैं, हाई लेवल डेलीगेशन है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो जितनी भी कम्युनिटी है उसकी नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए था कि जब एक बात होगी, आपके साथ एक चीज़ तय हो गई है कि ये जगह है, यहाँ पे हम बैठेंगे और धरना देंगे, और अपनी जो भी आपकी तजावीज़ हैं, या आपकी जो भी शराइत हैं, वो हुकूमत के सामने रखेंगे। हुकूमत उसमें से कुछ मान लेती, कुछ ना मानती, आपकी भी इज़्ज़त रह जाती और हुकूमत को भी इतना एक्शन ना लेना पड़ता। और लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसकी वजूहात ये थी कि ये चाहते ही नहीं थे कि इस मुल्क में अमन रहे, या इस शहर में, इस कैपिटल में अमन रहे। ये एक हेडलाइंस में आना चाहते थे, ये सोशल मीडिया पे आना चाहते थे, ये इंटरनेशनल न्यूज़ में आना चाहते थे कि हमने जो मुल्क है उसको जो है इस वक्त अफरा तफरी की तरफ गामजन कर दिया है। लेकिन आपने देखा है कि हुकूमत की अच्छी हिकमत अमली की बदौलत, कोलिशन पार्टनर के आपने देखा है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे मशवरे दिए, और इसके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनकी हिकमत अमली की वजह से आपने देखा कि जो एक क्राउड था, जो थोड़े से लोग थे जो आए इस मकसद के लिए थे कि हमने इमलाक को भी नुकसान पहुँचाना है, हमने पाकिस्तान की सलामती को भी नुकसान पहुँचाना है, इदारों को भी नुकसान पहुँचाना है, उसके अलावा हमने जो हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं उनको भी नुकसान पहुँचाना है, जो हमारी इकॉनमी बेहतरी की जानिब जा रही है उसके इशारियों को भी ख़त्म करना है। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, और उसकी वजह ये थी कि जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी वाइज थी। उन्होंने कहा कि हमने इनको बहुत मरतबा जो है ऐसे मौके दिए हैं। इससे पहले भी आपने देखा है कि आते थे, वो आने देते थे, डी चौक तक आने देते थे, उनको फैसिलिटेट भी करते थे, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं करते थे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने और स्टेट ने सोच लिया था कि हमने अपनी रेट को कायम रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर बड़े सवालिया निशानात आ रहे हैं कि अगर ये इनके लोग जो हैं वो जाकर कैपिटल में ऐसी जगह पर जहाँ पे डी चौक बना है वहाँ पे जाके ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हुकूमत अगर उनके साथ एक अच्छे तरीके से नरम रवैये के साथ अगर बात कर रही है तो वो ये समझते हैं कि नरम रवैया जो है हुकूमत का बेसिकली कमज़ोरी शो करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जो हुकूमत होती है, स्टेट होती है, वो लोगों को अपने बच्चों की तरह समझती है, क्योंकि स्टेट माँ होती है तो वो बच्चों की तरह समझती है, तो इसलिए उन्होंने इसी तरह समझा, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन चूंकि एक नैरेटिव के थ्रू जो कि गलत बयानिया है, जो उनको ब्रेन वॉशिंग के ज़रिए या पैसे देकर जो खासकर बात की जा रही है, ये जितने लोग आए थे वो पैसे लेकर आए थे इस दफ़ा, तो इसलिए उनको पैसे जो थे, जाहिर है जब किसी को आप पैसे देते हैं तो उससे वो काम लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा स्टेट ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो कार्रवाई की जाएगी और किसी को पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी अभी जाएगी। भी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जो एहतजाजी थे उनमें शरपसंद अनासर मौजूद थे और उन्होंने एक तरह से यरगमाल बनाने की कोशिश की इस पूरे एहतजाज को, और वो आए। और इसके साथ साथ एक ऐसे वक्त में कि जब अहम सिफारती सरगर्मी भी पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, बेलारूस के सदर थे, मौजूद थे, मेहमान थे, उनका वफ्द मौजूद था। अब हर अहम मौके पर ये ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा जावेद साहब, ये जो आपने बात की, देखें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं बड़े एक्टिव हैं। आपने देखा है कि उसके बाद आपने देखा है कि वो उससे पहले भी, जब ये ऑपरेशन हुआ उससे पहले भी वो डी चौक में गए, फिर उन्होंने सेंटोरस का भी दौरा किया, जहाँ जहाँ पे भी पिकेट्स बनी थी, जहाँ पे सिक्योरिटी पिकेट्स थी, वहाँ पर जाते थे, वो लोगों को दिखाते थे, वीडियो भी बनाते थे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये चीज़ें दिखाने का उनका मकसद क्या था कि ये देखें, ये सरप्रशांत जो अनासर थे ये अपने साथ लेकर आए थे तमाम वो चीज़ें जिसमें आपने देखा कि बहुत सी गाड़ियों के जो शीशे टूटे थे, जो इमलाक को नुकसान पहुँचा था, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेज वाले नहीं करते, वो तो उन्होंने किया है और जानबूझकर किया है, ताकि उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी, उनको लेके जाया जाएगा और मुख्तलिफ फोरम्स पर उनको भेजा जाएगा, ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा, ताकि देखें जी हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आज भी लोग जो बातें करते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि इतने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, इसके अलावा ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो लेकर आएँ। वो तो खुद अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि ये सारी फेक चीज़ें हैं, जानबूझ के हमें एक टारगेट दिया गया था कि इस बयानियों को प्रमोट करना, ताकि दुनिया जो है इसको देखे और सुने और कहे, और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है उसको भी इंतशाल दिलाने की जो है कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज आप देखें जो सरपसंदी है,
आज उसका सर जो है कुचल दिया गया है। आज जो बात करते हैं, आज वो वाला बयानिए की बात नहीं करते, आज वो कहते हैं जी हम पुरअमन दोबारा एहतजाज करना चाहते हैं। पुरअमन तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जो है एहतजाज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि तो हमेशा कहते रहे हैं, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर बिल्कुल आप 2000 दोबारा आता हूं मैं आपकी तरफ बाबर गोरसी साहब, लेकिन शमसुल इस्लाम खान साहब की जानिब जाने से पहले थोड़े से मैं चाहूँगा कि जो कुछ माशी इशारियाँ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। एक तो 2025 और 2024 और अभी और पिछले साल का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें एक्सपोर्ट्स की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस साल जो है वो 10.889 बिलियन डॉलर और पिछले साल जो है वो 9.59 बिलियन डॉलर। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा हमें अपने आप को टाइट रखना पड़ेगा। रेमिटेंसेज अगर हम देखें तो गुज़श्ता साल 11.850 बिलियन डॉलर और अब इस वक्त जो है वो 11.85 बिलियन डॉलर हैं और पिछले साल तकरीबन 8 अरब डॉलर थे, 8.5 अरब डॉलर थे। तो यहाँ रेमिटेंसेज में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी पिछले साल 683 मिलियन डॉलर था, लेकिन अब 904 मिलियन डॉलर है। करंट अकाउंट अगर हम देखें तो पिछले साल 1.528 बिलियन डॉलर और इस साल 218 मिलियन डॉलर। इन्फ्लेशन जो थी वो आप देखें कि 29% थी, यानी गुज़श्ता साल इस टाइम, और इस वक्त जो है वो 9% तकरीबन। इसके साथ साथ FBR का जो एक रेवेन्यू का जो अहदाफ होते हैं वो इस साल 3,440 अरब है, पिछले साल 2,748 अरब। जो शमसुल इस्लाम साहब अशारिये नज़र आ रहे हैं, आपने शेयर भी किया हमारे साथ, ये तो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन की निशानदेही कर रहे हैं। जी शुक्रिया जावेद साहब। बात यह कि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो बेसिक चेंजेस कर रहे थे, वो इस हुकूमत ने कर दी हैं और उससे इकॉनमी जो है, जो टर्बुलेंट पीरियड में फंसी हुई थी, जो गर्दाब में फंसी हुई थी, उससे बाहर निकल के आके रिकवरी मोड में भी आ गई है और अब अपना उसने डायरेक्शन सेट कर दी है और आगे की तरफ बढ़ रही है। और ये जो आपने अभी इशारिये बताए हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स में आपका बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वो भी एक अच्छी साइन को शो कर रही है कि इकॉनमी का पहिया चल पड़ा है। जो इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है चीज़ की, वो इंपोर्ट्स हो रही हैं, मशीनरी आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है। साथ ही रेमिटेंस का जो आपका जो है गैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो रेमिटेंस भी आप पे भेज रहे हैं, तो एतमाद का इजहार होता है। दूसरा उसके बाद ये कि यहाँ से जो पाकिस्तान की जो स्किल्ड मैन पावर है जो जा रही है, वो पॉजिटिवली रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा आप देखें कि 4 मंथ में अंदर आपका एक बहुत बड़ा जंप आया और जो अब 3 बिलियन की फिगर पे हमारे आ गए हैं। हम जो है इस साल जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारे पास रेमिटेंस आएंगी, तो ये भी उन पॉलिसीज़ का रिजल्ट है जो स्टेट बैंक ने PRI जो पाकिस्तान का जो रेमिटेंस इनिशिएटिव है वो शुरू किया, तो उसकी वजह से ग्रोथ आई। अब यहाँ आप चाहें कि इस 30-32 बिलियन को अगर हम डबल करना चाहें तो भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपके फोरम पे ये चाहूँगा कि उनको सजेस्ट कर दूँ स्टेट बैंक को कि जो आप इंसेंटिव इस वक्त कमर्शियल बैंक और मनी चेंजर्स को दे रहे हो, अगर वो आप रेमिटेंस भेजने वाले को देना शुरू कर देते हो तो वो उसको फी डॉलर के हिसाब से एक इंसेंटिव मिलेगा, जो फिलहाल जो है बैंक्स ले रहे हैं और मनी चेंजर्स ले रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपके बैंकिंग चैनल के जरिए भेजेंगे, तो आप 50 बिलियन पे ले जा सकते हो। ये मैं कोई ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा, 50 बिलियन रेमिटेंस आपकी आ सकती है। इस तरीके से हवाला हुंडी तकरीबन खत्म होकर रह जाएगा कि ऑफिशियली पैसे आएंगे और आपकी जो है एक्सपोर्ट्स का जो और जो ट्रेड आपका जो करंट अकाउंट जो आपका जो अभी खसारा जो खत्म हुआ प्लस में आया, उसकी वजह भी यही है कि रेमिटेंस में इजाफा हुआ आपका और आपकी एक्सपोर्ट्स में 14% के करीब इजाफा हो रहा है। तो उसने जाके आपकी जो इंपोर्ट्स का जो था बढ़ावा जो आया है उसको ओवरकम करके आपको पॉजिटिव में दिखा दिया। तो ये एतमाद है पाकिस्तान का। फिर आपका जो सबसे बड़ा आप देखें कि अक्टूबर के महीने में आप देखें कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगर 2017 का पीरियड देखें तो 53,000 के लेवल पे था इंडेक्स, और आज एक जो फ्राइडे को बंद हुआ वो 1,13,57 पॉइंट्स पे जाके ऑल टाइम हाई बंद हुआ। तो ये क्या करता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है
ये आपका एक इंडिकेटर है, सामने आपको लीड कर रहा होता है कि जी पीछे आपकी इंडस्ट्रीज में अब एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं और जब उसमें मजीद उसमें आ जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी एलएसएम इस वक्त माइनस में हुई है लेकिन बाकी तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव हैं, तो वो एलएसएम में इजाफा भी इसी वजह से होगा कि आपकी जब इन्वेस्टमेंट आई, सरमायाकार ने एतमाद किया इंडस्ट्री के ऊपर, सरमायाकार ने एतमाद किया आपके मुल्क में जो हालात हैं, पैसा लगाया। पैसा इसलिए नहीं लगाया कि वो कोई कैसीनो इकोनॉमी है कि जी लकी नंबर निकल आएगा तो उन्होंने उस एतमाद किया इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंडस्ट्रीज का पैसा वापस जाके प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल होगा, प्रोडक्शन में इजाफा होगा और फिर आपकी जो है जो जीडीपी जो है जिसकी ग्रोथ कम हुई है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। वही शो जो है वो आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उज़मा कारदार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उज़मा कारदार साहिबा शुक्रिया। ये तो माशी इशारियों की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन का फिर क्या एजेंडा है? बार बार हमलावर हो जाते हैं विफाक के ऊपर। उज़मा कारदार साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी और वाकई हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही डायरेक्शन में हैं और हर तरीके से हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं। ये जो आपने ऑपोजिशन की बात की, देखें मैं साथ काफी अर्सा मैंने गुजारा है और अभी पीछे मैंने अपने एक मुझे तकलीफ हुई लेकिन मैं करारदाद जमा कराई है पंजाब असेंबली में कि ये जो सो कॉल्ड सियासी पार्टी थी इसको मेरे ख्याल में बैन करने का वक्त है, क्योंकि ये सियासी पार्टी अब नहीं रही। ये इनके रवैये सियासी हरगिज नहीं रहे और एक जिसे कहते हैं ना एक मॉब मेंटालिटी है, एक जत्था जिसे कहते हैं ये आ गया है और इस जो जिम्मेदारी है वो लीडरशिप पे जाती है। इनकी जो लीडरशिप है इतनी बुरी तरह इस्तेमाल कर रही है अब लोगों को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी पावर पॉलिटिक्स। बेचारे जो कारकुन हैं, आपने देखा होगा कि जितनी दफा भी ये लोग इनको वापस ला के थोड़े बहुत को लेके निकलते हैं, अव्वल तो कोई निकलता नहीं है अब इनके लिए, ये सिर्फ इंतजामिया की और केपी की पुलिस लेके आते हैं जो कि असले से लेस होती है और रियासत पे ही करते हैं हर वक्त। लेकिन जो थोड़े बहुत निकल भी आते हैं लोग, उनको ला के बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के सारे लीडर गायब। अब जमहूरी रवैये ऐसे नहीं होते। जमहूरियत में आप अगर निकले, आपकी जिम्मेदारी है कि जिनको आप लेके आए हैं आप फ्रंट से उनको लीड करें और उनको इस तरह से रास्ते में छोड़ के नहीं जाएंगे। इन्होंने मेरे ख्याल में एक तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो नैया है ना वो डोल, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर जिस तरह से आपने फरमाया और जिस तरह से हमें नजर भी आ रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट उस पे इंडेक्स पे है, तो इनकी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। फिर ये क्या बेचेंगे? चूरन नहीं बचता ना कोई बिकने के लिए। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही है कि है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं है। इन्होंने जो अभी ये अफरा तफरी और केओस फैलाया, आपको वजीर खजाना ने 190 अरब का नुकसान डेली हुआ, जो जीडीपी है वो उसको 140 अरब का डेली नुकसान। अब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई 4000 पॉइंट से। तो इसका मतलब है आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। आपकी जब पाकिस्तान की जो मईशत जब वो फिर अपने पांव पे खड़े होने को आती है, आप ये ड्रामे शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान नहीं हो सकता इस चीज का। इनकी लीडरशिप जो है वो सियासी नहीं रही। आपने देख ही कि इन लोगों ने किस तरीके से आपस में ये एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं। इनके कोई आपस में खुद भी कोई वो एक तंजीमी तौर पे कोई ढांचा नहीं है इनके पास। जो इनमें से थोड़े सेंसिबल लोग हैं, जिस दोहर को मैं समझती हूँ कि वो फिर भी सेंसिबल है, उनकी कोई बात मानता नहीं है। ठीक है। ये हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा अपोजिशन का इस्लाह अहवाल किया जाए, ये तो जाहिर है आप भी बहसियत जमात ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, हुकूमत भी ये कहती है कि मुज़ाकरात के लिए हमारे तो दरवाजे खुले हैं, कुछ सियासी लोग आगे बढ़ें तो बातचीत हो, और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जी हमने तो मुज़ाकरात ही नहीं करने।
तो फिर कैसे इस्लाह अहवाल किया जाए? और जहाँ तक पाबंदियों की बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाएगी, बिलावल भुट्टो साहब ने तो भी बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि वो इसके हक़ में नहीं है किसी भी सूरत में। इस्लाह अहवाल कैसे होगा अपोजिशन का आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी। अभी बिल्कुल उज़मा जो बात कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह ही है कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो कतन भी ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क जो है वो इन बहरानों से निकले, इन चैलेंजेस से निकले, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि वो तो इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि वो किसी फॉरेन एजेंडे पे है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और ये कहना भी मैं समझता हूँ गलत है बिल्कुल कि उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान है तो हम भी हैं और वो भी हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान अगर नहीं रहता तो उनकी सर्वाइवल तो उसी में ही है, क्योंकि वो एजेंडे ही इस पे काम कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक बिलावल साहब के ये कहने का है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी के हक में नहीं है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, सियासी सोच रखने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि बतौर जमात उनको जो है दीवार के साथ लगा दिया जाए। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम उन्हें मौका भी दें और वो कौमी धारे में आए, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हुकूमत की अपोजिशन में बैठ के काम करे, हुकूमत को अपोज करें, हुकूमत की गलतियां कोताहियां। अपोजिशन का बड़ा पॉजिटिव रोल होता है आपकी पॉलिटिक्स में। अगर वो आपकी कोताहियां आपको बता रहे हैं तो इसका मतलब है आपको सुधरने का मौका दे रहे हैं। तो हुकूमत को भी उससे बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, उनकी रहनुमाई में हुकूमत भी अच्छे फैसले करेगी। तो हमारा ये चेयरमैन बिलावल का या किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदमी का ये मौकफ हरगिज नहीं है कि हम कोई हुकूमत की उसमें ये मुखालफत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हालात और वाकयात के मुताबिक हमें फैसले करने चाहिए, हमारी अपनी गवर्नेंस इतनी बेहतर हो जानी चाहिए, हमारे अपने जो फैसले हैं वो इतने बेहतर होने चाहिए कि अवाम को नजर आए कि उनको फायदा इस जमात से या इस हुकूमत से हो रहा है, ना कि इंतशार वालों के साथ खड़े रहने से हमें कोई फायदा होगा। और उसमें हमारे पास बड़े वसी मौके हैं, हमारे सारे सेक्टर जो हैं अब वो बिल्कुल अनअटेंडेड पड़े रहे हैं, काफी अरसा तक पड़े रहे हैं। और उनसे हुकूमत अगर उनकी बेहतरी का काम करती है तो वो लोग खुद को खुद हुकूमत की तरफ आएंगे। उसमें तरीके इंसाफ के वो लोग जो बेहतर उनको भी मौका मिलेगा हमारी तरफ। ऐसे बात से हम उनकी जो नेगेटिव सोच है हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक, बार बार वफाक के ऊपर चढ़ाई करना किसी भी इकाई का वो मुनासिब नहीं है और हमें भी इस तरह से रोकने का कतन मुनासिब नहीं है। जो जिस तरह से हम एक ऐसे लगता है जैसे हम खौफजदा हैं। हमने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी क़यादतों की कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल सही। अब मियां नवाज शरीफ साहब को ही देख लें, कितनी लंबी जलावतनी काटी उन्होंने, कितना पूरा खानदान वो एग्जाइल में रहा। बेगम नुसरत भुट्टो को देख लें, कितनी कुर्बानियां हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, 11 साल तक जेल में रहे हैं। सही। तो हमारे पास तो हमारी तारीख भरी पड़ी है। हमें बेहतर करने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है जितना हम उनको सोचने पे लगा देते हैं। उनकी नेगेटिव सोच है और हम उस नेगेटिव का मुकाबला जो है अपने पॉजिटिव से बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ये बड़ी आपने अहम बात की है बाबर गोरसी साहब के नेगेटिविटी का मुकाबला मस्बत सोच से और ऑप्टिमिज्म से किया जा सकता है, लेकिन कुछ सियासी समझ बूझ रखने वाली भी जमात हो। बार बार ये मौका तो दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि आप सूबे के अंदर हुकूमत में हैं, मरकज़ में एक बहुत बड़ी अपोजिशन की शक्ल में हैं, लेकिन कुछ तो इस्लाह हवाल कीजिए अपना। देखिए बात यह है कि एक जमात ने सोच लिया कि उन्होंने ठीक नहीं होना। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, मौका बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मौका ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करें और कोई पॉजिटिव रोल प्ले करे। अभी देखें कि उनको अगर एहतजाज करना चाहिए तो उनको ये करना चाहिए कि जी गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, वहाँ पर एहतजाज करना चाहिए, जी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर करना चाहिए, जी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर करना चाहिए, एजुकेशन के इशूज़ हैं वहाँ पर करना चाहिए। जो लोगों के कंसर्न
सोल्यूशंस हैं, पॉवर्टी के ऊपर बात करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क है उसकी जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कम किया जाए, और उसके साथ साथ ऐसे कैसे वसाइल पैदा किए जाएं ताकि लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इनके ऊपर उनको बात करनी चाहिए। लेकिन इसके आप देखें पिछले जब से 2022 से आप देख लें, हम आज से बात नहीं करते जब से ये नई हुकूमत बनी है, 2022 से जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हुई और ये असम्बलियों से निकल गए, उस वक्त से इनका कोई एजेंडा नहीं है। आप मुझे बता दें कि इन्होंने आज तक कोई एहतजाज महंगाई के खिलाफ किया हो, आज तक कोई बेरोजगारी के खिलाफ किया हो, आज तक कोई एनर्जी क्राइसिस के खिलाफ किया हो, किसी एक बात पे चलें कि कोई एक अपोजिशन होती है उसका एजेंडा होता है कि हमने ये जो पॉजिटिव चीज़ें इनके खिलाफ जो है करना है ताकि हुकूमत जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चले। आगे ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन का एक प्रेशर होता है वो उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर देता है, और ज़्यादा वो मेहनत से काम करते हैं, वज़रा मेहनत से काम करते हैं, उनकी टीम मेहनत से काम करती है, ब्यूरोक्रेसी मेहनत से काम करती है, लेकिन इनका एजेंडा ये है ही नहीं। अब देखें ये जो एहतजाज करने आए हैं, इनका एहतजाज ये था कि हमने बानी पीटीआई को आज़ाद कराना है। भाई अब बानी पीटीआई को तो किसी ने उसमें यरगमाल बनाया तो नहीं हुआ, किसी ने उसको अगवा तो नहीं किया, वो तो केसेस हैं, कोर्ट ने उनको जिस दिन ऑर्डर किया हुकूमत ने उसको बाहर निकाल देना है, वो तो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को अगर फॉलो करें और उसके साथ साथ ये करें कि जो बानी तहरीक ने अपने मंशूर में चीज़ें लिखी हैं, जो तहरीक इंसाफ के मंशूर में है, वो कोई पढ़ता नहीं है कि उनका मंशूर ये था कि जी हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम हेल्थ पे काम करेंगे, हम घर बना के देंगे, हम आईटी के शोबे में बहुत दूर चले गए। जैसे हसन मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की उन्होंने मिसाल दी, इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की उन्होंने बात की, आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, मरियम नवाज शरीफ ये खुद आए अपनी वालदा को, और नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को छोड़कर वो आए और यहाँ पे उन्होंने गिरफ्तारी दी और वो जेल के अंदर रहे। कोई चढ़ाई या इस तरह का हमला विफाक पर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक में है, ना मुस्लिम लीग नवाज की जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड में है। हमें यही ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है कभी 9 मई की शक्ल में, कभी 24 नवंबर की शक्ल में तहरीक इंसाफ कि इस तरह। अच्छा ये बात देखें जो आपने जो तहरीक दोहराई है ना, आज 1947 से रख के आज तक आपको कोई पॉलिटिकल जमात है, मार्शल लॉज भी आए, यहाँ पे बहुत बहुत तशद्दुद हो, जिस तरह आपने मिसालें दी हैं। नवाज शरीफ को तो अपने वालदा और वालिद के जनाजे पे नहीं आने दिया गया ज़बरदस्ती। इसी तरह आपने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी हैं, नुसरत भुट्टो साहिबा हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो ये तमाम ऐसी पॉलिटिकल एएनपी की लीडरशिप, लेकिन आज तक आप देख लें कि एक गमला तक भी उन्होंने एहतजाज के दौरान नहीं तोड़ा। कभी भी जो दिफाई तनसीबात हैं उन पे ऊपर हमले नहीं किए गए, कभी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ बात नहीं की गई, फॉरेन रिलेशंस को ख़राब नहीं किया गया, कभी ये नहीं कहा गया कि जी फलां मुल्क से हमने करारदाद मंजूर करानी है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। सारे क्राइसिस के बावजूद हम देखते हैं शमसुल इस्लाम साहब कि ये जो इंडिकेटर्स हैं हमारे माशी इशारिये, ये दुरुस्त सिमत में हमें दिखाई देते हैं। भी एक तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खुशकिस्मत मुल्क है कि इतना बड़ा क्राइसिस, इतना बड़ा अदम इस्तेहकाम की कोशिश और साजिश सामने आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ी सी हम अपनी डायरेक्शन को सही कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी माशी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा की वो वाली बात है। पाकिस्तान आपके मैंने शुबे और दूसरी जगह भी कहता हूँ कि बड़ी रेजिलिएंट कौम है पाकिस्तानी कौम, और हमेशा चैलेंजेस के बाद एकदम से उभर के आती है। आप देखें कि क्राइसिस आया प्रोटेस्ट के दौरान और एकदम से 4000 पॉइंट गिरना, और उसके बाद फिर एक ही दिन के अंदर जो रिकॉर्ड रिकवरी है, ये साइन कर आपका इंडिकेट करता है कि ये रेजिलिएंट कौम है, इनका ट्रस्ट है, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो हैं ये बहुत आगे देख रहे होते हैं, तो उनको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल जो है बड़ा रोशन है पाकिस्तान का। इसलिए उन्होंने एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा सरमाया करी कि आपका इंडेक्स वापस आ गया। और आज अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, आज अगर पार्लियामेंट को एक एक्ट पास कर देती है कि हाइड पार्क तर्ज पे डेजिग्नेटेड एरिया में प्रोटेस्ट करनी है, जहाँ आपने बेशक 1 साल बैठे रहो, लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये जो कारोबार का पहिया है, इसको बंद ना करो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है विद इन 2025 पे आप जो है 2 लाख पे पहुंच जाएगा ये इंडेक्स, और इतना ज़्यादा है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसका जो आप 32 बिलियन 35 बिलियन पे रहते हैं, ये आपकी 50 बिलियन तक जा सकती है। हमें थोड़ी सी पॉलिसीज़ को सही करना है, थोड़ी आपने एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर एक नया एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आना है। प्रोटेस्ट करते हैं, करने अपोजिशन को जब आप इग्नोर करते हो तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है।
पूरा अगर फोकस ही उसके ऊपर रहेगा तो फिर वो बहुत बड़ी पिक्चर नजर आने लगती है। आप उसको इग्नोर करें, ऐसी एक्टिविटीज के लिए उनको एक जगह दे दें। कानून है, कोई भी पार्टी चाहती है वहां जाके बैठ जाए, कारोबारी ताजिर कुछ बैठना है, एक जगह पे आप बैठ जाएं, इससे आगे नहीं निकलना, ये कानून होना चाहिए। साथ ही आपका जो है अब जो आपका माहौल बन गया है ना, उसमें अब आपकी ग्रोथ आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जीडीपी की ग्रोथ भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि आपका इंडिकेटर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। वर्ल्ड बैंक आपको अराउंड 1.7 उसकी जीडीपी की ग्रोथ बता रहा है, लेकिन हमारी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भी तो ये अराउंड 2.4% की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उस हिसाब से तो हम नीचे हैं। लेकिन जो आप साथ ही देखेंगे जो जराए पैदा हो रहे हैं, जो उम्मीद आ रही है कि पैरेलल जो आपकी जो सामने से रेमिटेंस आने वाली चीज थी उसके अंदर इतना बड़ा जो आपका जंप आया है, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में अगर ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की तो वो भी नेगेटिव नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा रही, वो पाकिस्तान की रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए आ रही है कि वो बच्चे जो ग्रेजुएशन करके आईटी के स्किल लेके बाहर जा रहे हैं उनकी रेमिटेंस पाकिस्तान में आनी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके पास अब जो माहौल बन रहा है कि अब आप देखें इंटरेस्ट रेट आपका 15% पे है, और नेक्स्ट ईयर में आएगा जनवरी में तो उसके अंदर फिर मजीद 2 से 2.5% तक जो है और कमी की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी कमी कभी भी जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको शॉक से बचाना होता है। एक इन्वेंट्री आपकी अगर 15% पे रखी हुई है और आपने एकदम से 10% कर दिया तो वो बहुत बड़ा शॉक होता है। तो ये 2-2.5% से स्टेट बैंक बहुत अच्छी तरीके से कम कर रहा है। इन्फ्लेशन आप देखेंगे जो आपका जो अराउंड 7% था अक्टूबर में, वो कम होकर अब 6% से भी नीचे चला जाएगा इस साल। तो ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में अब आपके पास काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए माहौल बन रहा है, और यही वजह है कि गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। और एमओयूज ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने टॉर्च बटन ऑन किया और आपकी इंडस्ट्री लग गई, वो एक लंबी अरसे के लिए होते हैं और उसमें आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, सेटअप बनते हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो सारा हो रहा है। फिर हम अब एक इसमें जा रहे हैं कि अब हमारा रशिया की तरफ जो एक हमने डाइवर्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एक हेल्दी साइन है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पाकिस्तान स्टील लगी थी वो रशिया के ताउन से थी, और रशिया के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने भी ये इंडिकेट किया कि आप हमारी स्टील इंडस्ट्री को हम रिवाइव कर सकते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आयरन की और कॉपर की, इसकी अगर इंडस्ट्रीज यहाँ लग जाती हैं तो फिर पाकिस्तान नो डाउट फिर हम गाड़ियां भी बना रहे होंगे, ईवीज भी यहाँ असम्बल हो रहे होंगे, और आपके जो जॉइंट वेंचर्स हैं जो रशियन कंपनी, जो चाइनीज कंपनी के साथ और दीगर ममालिक, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है ना पाकिस्तान की, ठीक, ये एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी की तरफ लेके जाती है। आपके पड़ोस में 2 बड़ी मार्केट पड़ी हैं, चाइना और ईरान को देखें, बिल्कुल आपके पास आप CIS कंट्री तक आप कैरिक जो कॉरिडोर है उस पर देखें कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के हो सकता है। बिल्कुल सही है। उस्मा कारदार साहब आप बताइए, लेकिन आपको लगता है कि ये जो कुछ अब हुआ है उसके बाद ये फाइनल कॉल जो थी तहरीक इंसाफ की, जो कि मिस कॉल हो गई, इसके बाद ये दोबारा फिर ऐसी कोई कोशिश या साजिश करेंगे? क्योंकि वहाँ बैठ के तो पेशावर में बैठ के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब ये वापस जाते हैं वहाँ बैठ के ये फिर पार्लिमानी पार्टी इजलास ने कहा है कि जी हम तो अब तो ये तो जारी है, हम दोबारा जाएंगे। देखिए, आप लोग को समझ नहीं आ रही है इस बात की कि ये इस वक्त जो PTI की जो बाग है वो एक शख्स के हाथ में है, और वो शख्स जो है वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है, और उसने ये दिमागों में डाल दिया है कि खान है तो पाकिस्तान है। जितनी भी है इस वक्त बिल्कुल वो कठपुतली है, किसी के हाथ में कुछ। बानी साहब जो हैं वो जब तक PM की कुर्सी जो है वो जो ख्वाब में नजर आ रही है, जब तक उनको नहीं मिलेगी वो किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। आप लोगों को क्यों कहते हैं जी हम पॉजिटिविटी से हम नेगेटिविटी को खत्म करेंगे? भाई साहब कुछ नहीं होना। 7 दिसंबर को फिर उन्होंने एक कॉल दे दी है। आप देखें, इनकी अवाम के लिए करना होता तो इनकी 15 साल से एक सूबे में इनकी, मैं उस दिन अटक गई थी तो नौशहरा के 70% लोग पंजाब में आते हैं अस्पतालों में, वहां पे इलाज का कोई इनका बंदोबस्त नहीं। इन्होंने कर्जे में 2000 अरब के कर्जे में डुबो दिया है KP को। वहां पे ना कोई हेल्थ फैसिलिटी है, वहां पे ना कोई स्कूलों का हाल है, वहां पे दरियाओं के रस्तों के ऊपर डोलियां चलती वो, और आपने देख लिया कि यहाँ पे कोई इखलाकी जवाब का कि वो वहां का CM KP और ये बिलावल साहब खुद भी कह चुके हैं
कि कोई अब उसको इखलाकी जवाज है ही नहीं वहां पे कि वो जो है यहाँ पे वो अस्पतालों में लाशें ढूंढ रहे हैं, जो अपने सूबे में लाशें उनका उन्होंने जाके दाद रसी तक नहीं गई, वहां पे विजिट तक नहीं किया। तो इन्होंने नहीं बदलना। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैंड इन हैंड जाते हैं, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो तो उसको पॉलिटिकली स्टेबल करना पड़ेगा। इनके जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में वो एक नए सिरे से उनको रिग्रुप करें और वो आए, वो असेंबलियों में बैठे हैं, वो नेशनल असेंबली में भी बैठे हुए हैं, वो सूबाई असेंबली में भी बैठे हुए हैं। जो भी उन्होंने सियासत करनी है, एहतजाज करना है, असेंबलियों में करें, लोगों के इश्यूज पे बात करें, नेगोशिएशन करें, सब कुछ सब लोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं करें। आपने सुना कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं डाले, क्यों तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों तुमने उसको खराब नहीं किया? बेलारूस का जो वफद आया, क्या इनको बहुत अशद जरूरी थी कि उन्हीं दिनों में इन्होंने आना है? कौन था बेलारूस? सदर के अलावा बताया गया, बिल्कुल बिजनेसमैन थे, और वो क्या कह रहे थे और बताया गया है। देखें, जो हुकूमत होती है या सियासी जमातें जो होती हैं वो इसी तरह डील करती हैं एहतजाज को कि उनको बताया गया कि आप संगजानी में बैठ जाएं। अगर ये लोग तक पहुंच जाते तो शायद आज ये सूरत हाल हमें ना फेस करनी। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पीटीआई तो तैयार नहीं है इनको और कानूनी और जो डायलॉग का एक कौमी धारा है उसमें लाना है। एक तो ये बात, दूसरा सूबे के अंदर जाहिर है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जत्थों समेत विफाक पर हमला आवर हो जाते हैं। वहाँ पे अब गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब आज जिरगे भी कर रहे हैं और वो जिरगा लेके अब रवाना हो चुके हैं कुरम की तरफ, और वहाँ पे वो जो मशरान हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। तवज्जो तो वहाँ पे गवर्नेंस पे होनी चाहिए थी बजाय इसके कि इस्लामाबाद पे हमला आवर हों। देखिए, ये चीज पहले काफी डिस्कस हो चुकी है कि तहरीके इंसाफ किसी के एजेंडे पे है। ये उसके एजेंडे में अमन है ही नहीं है कि वो किसी हवाले से भी इन चीजों को देखे और ऐसी हरकतें ना करे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता हो। और जैसे अभी बात हो रही थी कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आया होता है या कोई डिप्लोमेट आया होता है पाकिस्तान के अंदर, या चांसेस नजर आ रहे होते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हमारा कोई डेलीगेशन बाहर जाना होता है, तो फौरन उनको एहतजाज याद आ जाता है। जो एक अक्सर हम रट्टा लगाते हैं ना जी कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, यकीनन है, लेकिन जिनके पास एक फोरम मौजूद है एहतजाज का, जहां पे वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, जहां पे वो अपनी राय दे सकते हैं, जहां पे वो लेजिस्लेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जहां वो आईनी अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, कभी उन्होंने वो फोरम इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा एहतजाज का वो फोरम इख्तियार करेंगे जहां पे तोड़ फोड़ होगी, जहां पे मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचेगा, जहां पे मुल्की साख को नुकसान पहुंचेगा, जहां पे लोग जग हसाई होगी, हमेशा वो काम करेंगे। आप देखें उनके एहतजाजों से तालीमी नुकसान होता है, लोगों का जो तिब्बी सहूलतें हैं वो मुतासर होती हैं, उससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होता है, उससे जो कारोबारी तबका है वो शदीद मुतासर होता है। अब ब्लू एरिया आप देखें कितने दिन उन लोगों का कारोबार जो है वो इनकी वजह से बंद पड़ा रहा है। तो वो हमेशा हर वो काम करेंगे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि हुकूमत को चाहिए कि उनको ऐसे मौके कम से कम फराम हो। मिसलन आज हमारा ज़राअत है, वो हमारा एक बड़ा ही तवज्जो तलब सेक्टर है, उस पे हुकूमत को इतनी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट उस प्रोटेस्ट की तरफ या उनका हिस्सा ना बन सके। आज हमने तो अपने लोगों को बचाना है, क्योंकि इमरान खान ने हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह किया, झूठ बोला, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए और वो ख्वाब टूटे, हमारी यूथ मायूस हुई। उस मायूस यूथ को हमने एंगेज करना है, उसके लिए यूथ प्रोग्राम्स करने हैं, उसमें यूथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो सके वो हमें करनी है। अब हमारी हुकूमत
अगर ये सोचे कि हम उस यूथ को लैपटॉप के जरिए कर लेंगे तो शायद वो बेहतर जानते हो। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा यूथ के लिए काफी कुछ है जो हमें करने की जरूरत है। फिर हमारा आईटी सेक्टर है जिससे हमने कोई 60 बिलियन के करीब हमारे जो अहदाफ थे हमने उनको मीट करना है। हम आईटी सेक्टर में अपनी यूथ को एंगेज करें। हमारे पास आज जिन ये सहूलतों से मैं भी आपके साथ लिंक हूँ, इसमें हमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हमें उनका ये खौफ ज़हन से निकाल देना चाहिए कि इमरान खान कुछ कर लेगा। उनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है कि उस मुजरिम को बजरिया अवाम हमने बगैर किसी कानून को फॉलो किए हुए, बगैर किसी असूल कायदे के हमने उसे जेल से निकलवाना है, और हम शायद धरने की सूरत में ही निकाल सकते हैं। और अली अमीन जैसा शख्स जो है और बुशरा बीबी जैसी घरेलू खातून जो हमें हमारे लिए तो ताना है, अगर मेरी बीवी मेरी मुलाकात पे जेल में आ जाए तो वो तो मरूसियत हो गई। और अगर इमरान खान की मोहतरमा जो है वो कंटेनर पे खड़े होके लोगों से हलफ और कुरान लेती रहे कि आपने रियासत के खिलाफ खड़े होना है, रियासत के खिलाफ भड़काती रहे, उभारती रहे उनके जज्बात, वो बिल्कुल जायज है। उन्होंने वो करना है जो भी इस मुल्क के खिलाफ जाए। मैं फिर बार बार इस चीज पे जोर दूंगा कि हमें अपने गवर्नेंस पे नजर रखनी चाहिए। उनकी शरारतें जो हैं वो हमें तंग भी करते रहेंगे, वो बार बार चढ़ाई भी करते रहेंगे। उनको रोकने के लिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं आज भी उनको सलाम पेश करता हूँ, अपने रेंजर्स को भी, अपने पुलिस के जवानों को भी, अपनी फौज को भी। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ उन बेचारों ने मारें खाई हैं, उनको जलील और रुसवा करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए वो कुर्बानियां देते रहे हैं और वो उनको रोकने के लिए काफी हैं। हमें हुकूमती सतह पर उनको इतना सर पे नहीं लेना चाहिए कि वो समझें कि शायद ये बहुत ही खाइफ है। हमें बड़ा खुल के ओपनली निकलना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए हर आदमी जो है बेहतर उसको अपने साथ। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं हसन मुर्तजा साहब, क्योंकि जाहिर है रियासत को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनके मामलात अदालत में हैं, अदालत से ही कानूनी मामलात के तहत ही उनके जो केसेस हैं वो आगे बढ़ेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, हसन मुर्तजा साहब ने एक तो एग्रीकल्चर की बात की, ज़राअत की बात की कि उस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि जो हमारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट में भी तकरीबन 14% इजाफा हुआ और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें 12% इजाफा हुआ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी कोशिश की 60 से लेकर अब तक कर, लेकिन आज भी अगर आपका मेजर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 40% 47% जो जॉब क्रिएशन होती है वो एग्रीकल्चर से होती है, और वो भी अनस्किल्ड लोगों के लिए। और फिर आपके पास फूड सिक्योरिटी आपकी उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, और इसके ऊपर तवज्जो देने का मतलब यह है कि पूरी इकॉनमी को आप एकदम से दोबारा उसका पहिया घुमा देंगे। आपके पास कुछ अरसे से कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है जिसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट को जो है अब रिवाइवल की ज़रूरत है। उसको आप जब रिवाइव करेंगे, इंटरेस्ट रेट जब बहुत ज़्यादा 22% हो गया था तो उसके बाद से बहुत सारे बड़े सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर वो डेट में फंस गए। और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो इंटेग्रल पार्ट है ना वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट होती है। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल क्रश होकर रह गया कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई हो गए। दुनिया की इकॉनमीज को उठा लें, चाइना सबसे की इकॉनमी देखें, अमेरिका देखें, कनाडा देखें, आपका दुबई देख लें, जहां भी देखेंगे रियल एस्टेट क्या उसका लाजमी हिस्सा होता है। उसको आपने डॉक्यूमेंट करने के लिए उसकी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन कर दें, 3 वैल्यू खत्म करें ताकि आपकी इंडस्ट्री जहां सेफ हेवन उनका रियल एस्टेट होता है वहां से निकाल के लगाए और चलाए। बहुत आपने अहम बात की, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, बाबर गोरसी साहब आपका, हसन मुर्तजा साहब आपका भी बहुत, और उज़मा कारदार साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।